तो आज हमारा जो स्टार्ट करना है हमने वो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर पढ़ लिया, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया। अब हमने मेथड्स देखने हैं कि वो कौन से मेथड है जिनके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास मेथड ऑफ ट्रेल आ जाता है, सेकंड हमारे पास ग्राफिक मेथड आ जाता है, थर्ड हमारे पास आ जाता है हाफ लाइफ मेथड आ जाता है, फोर हमारे पास डिफरेंशियल मेथड आ जाता है, फाइव ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड्स और लार्ज असेस मेथड भी जिसे कहते हैं ये आ जाता है। ये पांच मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। आपको ये बिल्कुल सेम इसी तरह जिन्होंने फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को बहुत अच्छे से किया है उनके लिए ये बहुत आसान होगा। सबसे पहले आ जाता है मेथड ऑफ ट्रेल। ऐसे बिल्कुल सेम जिस तरह हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए इन मेथड्स के ज़रिए हमने डिटरमाइन करना है कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जिस तरह हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ ट्रेल में जितना भी डाटा होता है उसे हम कलेक्ट करते हैं इन लेबॉर्ट्री। यानी कि हमने देखना होता है एक रिएक्शन है उससे हमने प्रोसीड करवाया जिसमें हमने देखा कि कितने रिएक्टेंट से जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो हमें पता चल गया कि एक टाइम इंटरवल के एक टाइम हमने सेट किया कि इस टाइम टी जब एक स्टार्ट नहीं था हुआ रिएक्शन, उस टाइम पे सिर्फ रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा थी और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन वी इंक्रीज द टाइम, तो हमने देखा कि हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब प्रोडक्ट जितना मर्जी आप उसे टाइम दो, जो मर्जी करो, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ज़्यादा मतलब कि 100% कभी भी आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो अब हमें देखना है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले वाला अगर हम देखें मेथड ऑफ ट्रेल में, हम सबसे पहले पता करें कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा, अगर हमें के कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसमें हम कह देते हैं हमारे पास के कांस्टेंट है। टाइम एंड कंसनट्रेशन को, जो हमारे पास टाइम है जिसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है और जो कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स है, डेट इज़ कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, उन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, तो हमारे पास जो के है ना वो हमारे पास, और उसके बावजूद और के हमारे पास कांस्टेंट ही रखा जाए, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दोबारा वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आती है, इट मीन्स डेट इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड में भी सेम इसी तरह हम करते हैं कि जो हमारे पास डेटर्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कांस्टेंट रख लेते हैं, और फिर अगर वैल्यू सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेम इसी तरह हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में भी करते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इसे कहते हैं मेथड ऑफ ट्रेल, यानी कि हम इससे पता कर सकते हैं कि एक सिंपल मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं इसकी कांस्टेंट की वैल्यू को, और हम पता कर लेते हैं उसको के का कांस्टेंट ही रख देते हैं। अगर वो उसको सेटिस्फाई करे उस वैल्यू को, और हम उसकी जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट भी करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, और फिर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या सेकंड या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हमारे पास इसके अंदर सेकंड मेथड आ जाता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ्स को देखा था। हमने देखा कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इन बिटवीन कंसनट्रेशन ऑफ और रेट ऑफ रिएक्शन और कंसनट्रेशन के दरमियान में, और हमारे पास एक स्लोप आती है, स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, तो इट मीन्स दैट इट इज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मतलब कि हमें पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो तो डिपेंड ही नहीं करता कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट के ऊपर। जो सेकेंड है उसमें हम रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, और थर्ड में और हम रिएक्टेंट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमने एज सच ये तीन ग्राफ्स हैं जिसमें हमने देखा कि हमने कंसनट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हमारे पास स्क्वायर, यानी कि हमने नीचे रेट ऑफ जो रिएक्शन है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और उससे a - x स्क्वायर ले लिया, यानी कि हमने उसको डबल कर दिया, जो पहले 1 था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। इसी तरह हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसे क्यूब कर देते हैं। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन बिटवीन, ऑन एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन दी वाई एक्सिस, एंड व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट रिप्रेजेंट इट्स द सेकंड ऑर्डर और या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड भी बिल्कुल ऐसा इसी तरह जिस तरह हमने उस मेथड को पढ़ा था, इसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाफ लाइफ मेथड में हम क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो वाला टाइम जिसके अंदर हमारे आधे रिएक्टेंट जो से है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाफ जो से रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। T1/2 यानी कि टाइम को हाफ कर दिया, उसमें हमारे पास जितना रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ मेथड्स में हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास टाइम है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी कि हाफ जो से रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट जितना ज़्यादा टाइम होगा, टाइम हाफ लाइफ ज़्यादा होगा तो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती चली जाएगी। इसी तरह तो हम इसमें भी देखते हैं कि अगर हमारे पास हम अब 2 रिएक्टेंट्स लेते हैं, 3 रिएक्टेंट्स लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1 होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में 2 होगी और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में 3 होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम अब चेंज देखते हैं कि हाफ लाइफ में चेंज कब आता है, यानी कि रिएक्टेंट्स और टाइम को चेंज करके हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन में किस तरह का चेंज आता है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम T1 एक टाइम था जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A1 और ये हम कहते हैं n-1 मीन टोटल नंबर में से हम वो पूरी कंसंट्रेशन -1 यानी कि एक कम लेस देन हम करके चेक करते हैं। जिस तरह हम करते हैं nth, यानी कि अब मेरे पास रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, 4 5 6 7 तो n तक, यानी कि हम एक इन्फिनिट वैल्यू तक तो नहीं हम जा सकते, तो हम एक पॉइंट रख लेते हैं जिसे हम कह देते हैं कि ये n वैल्यू है। तो n वैल्यू का अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि टाइम T1 में जब हमारे पास n-1 यानी कि जितने रिएक्टेंट्स थे उन्होंने कन्वर्ट हो गए -1, उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के और n-1 इस वजह से किया कि एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो कि nth वैल्यू है, nth वैल्यू का -1 करेंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, फर्स्ट वाली की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह T2 का n-1 आ जाएगा। फिर हम दोनों का क्या कर देते हैं, उसी तरह हम डिफरेंस लेते हैं, T2/T1 इज इक्वल A1/A2 और n-1 हमारे पास आ गया। अब हम नेचर लॉग दोनों की तरफ लेंगे, नेचर लॉग लेने के बाद नेचर लॉग T2/T1 इज इक्वल ये n-1 है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ आ रहा है, उसकी पावर में आ रहा है, तो ये हमें पता है कि लॉगरिथम का जो लॉ है उसके मुताबिक n-1 जो सा नीचे आ जाएगा, पावर से जो सा वैल्यूज़ में आ जाएगा और हमारे पास नेचर लॉग A1/A2 बन जाएगा। अब हमारे पास n-1 नेचर लॉग A1/A2 इधर आ गया और ये नेचर लॉग T2/T1 इस तरफ आ गया। फिर उसी तरह हमने क्या किया, जो हम करते हैं कि जो हमारे पास डिवाइड में होती है उसे जो डिवाइड में होती है उसे माइनस में कर देते हैं। अब ये डिवाइड में है, यानी कि नेचर लॉग T2/T1 था, यहाँ पे ये नीचे आके इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड करके नेचर लॉग A1/A2 हो गया और ये जो सा -1 इधर है यहाँ पे जाके +1 हो गया। तो हम कहते हैं nth वैल्यू इज इक्वल है नेचर लॉग T2/T1 यानी कि टाइम जो कि चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई नेचर लॉग A1 यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन +1, यानी कि +1 से मुराद ये जिस तरह -1 था, यानी कि जो हम चेंज चेक करें हैं तो +1 का मतलब ये nth वैल्यू जो से होते हैं ना वो एट द एंड ऑफ द टाइम वो उसका क्या होता है, उसका इंक्रीज़ होता है। उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो से हाफ लाइफ मेथड आ जाता है जिसमें हम चेक करते हैं कि किस तरह टाइम के साथ हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर में क्या चेंज आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाफ लाइफ मेथड में A1 A2 जिस तरह के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थी, उसके बाद हाफ लाइफ जो सा T1 T2 हाफ लाइफ T1 टाइम है, हाफ लाइफ पीरियड्स है ऑफ द रिएक्टेंट्स और उसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंशियल मेथड। हमने वांट्स ऑफ मेथड्स पढ़ा था, वांट्स ऑफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम n लेते हैं। n हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन nth वैल्यू यानी कि n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। तो हम कहते हैं nth नंबर पे dx/dt हमने पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इज इक्वल टू k कांस्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द nth रिएक्शन। सी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t जो कि हमने देख लिया। dx अब हम देखते हैं dc/t कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन विद कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑन n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम इसी तरह हम चेंज देखते हैं, दोनों में डिफरेंशियल करते हैं, dc1 dt इज इक्वल kcn1 जिस तरह हमने हाफ लाइफ मेथड में किया। फिर हम उससे क्या करते हैं dc2 यानी कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं डिफरेंस c1 और c2 और हम देखते हैं कि उसके अंदर जो चेंज आएगा kc1n आएगा, kc2n आएगा। फिर हम क्या कर देते हैं, उन दोनों का लोग ले लेते हैं, सेम उसी तरह उसमें नीचे लोग लेते हैं, इसमें लोग लेते हैं, तो हमारे पास ये लोग के n लोग n ऊपर पावर है तो n वैल्यू में आ जाएगा n लोग c1 और नीचे n लोग c2 आ जाएगा। फिर हम उसी तरह उनको डिवाइड करेंगे, ये लोग है, ये यहाँ पे माइनस लोग dc d2 यहाँ पे हमारे पास लोग 1 वाला था, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा लोग माइनस dc1 बाई dc dt माइनस लोग dc2 यानी कि डिवाइड, ये दोनों हमारे पास डिवाइड में है तो ये माइनस में आ जाएंगे, तो ये dt आ गया, डिवाइडेड बाई लोग c1 बाई लोग c2 हमारे पास आ गया और k हमारे पास सेम
K था, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ही K आएगा, तो हमारे पास N इज इक्वल log DC1 dt माइनस log DC2 डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई log C1 बाई C2 आ गया। तो हम कहते हैं डिटरमाइन, हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N, वी शुड नाउ दैट टू कंसनट्रेशन N C1 and C2 and टू रेट्स, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन। द रेट ऑफ द रिएक्शन आर डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एज वी हैव मेंशन इन द सेकंड मेथड, जिस तरह हमने देखा है ग्राफिकल मेथड्स में भी हम देख के आए हैं। उसके बाद आता है ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और लार्ज एक्सेस मेथड। इसे हम कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं, लाइक अगर हम देख रहे होते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट्स, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट आ गया तो कर दिया, तो उसको ईजिली हम प्रोसीड कर सकते हैं, ईजिली हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, इट मीन्स डैट वी हैव अ लॉट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, यानी कि अब हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनको उस टाइम टैकल करना और उस रिएक्शन को प्रोसीड करना, उसको एनालाइज करना टू मच डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए हम ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। हम उसमें डिफरेंट हमारे पास रिएक्टेंट आ जाते हैं, यानी कि ए बी से हम कहते हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम कहते हैं एन ए, यानी कि ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए हमारे पास है, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सी, यानी कि हम कह देते हैं हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स है जिसमें हमारे पास एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, और एन मतलब के का टोटल नंबर, एन हमारे पास का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल एन ए माइनस एन बी, जिससे हम फ्रैक्शंस फाइंड करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट है, उसका ए बी सी और टोटल फ्रैक्शन जो होती है ये 3 है, यानी कि अगर 3 रिएक्टेंट्स लिए तो उसकी टोटल फ्रैक्शन 3 है। तो इसी तरह हम कह देते हैं एन हमारे पास टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर हमने फ्रैक्शंस है, लाइक एन ए एन बी एन सी, डिफरेंट रिएक्टेंट्स है दैट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरह सिंपल कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। आइसोलेशन मेथड को यूज़, कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स के लिए आप कह सकते हैं हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।